बच्चों नमस्कार। डेली करंट अफेयर के सेक्शन में आज हम करेंगे 7 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। इसमें हम कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास दूर दराज जो हो रही हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी हम आज आपके साथ साझा करेंगे। तो इससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, कुछ चीज़ें उसमें से याद रहेंगी। देखिए पहला क्वेश्चन, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स, इसको हम थोड़ा आसान भाषा में अगर समझें कि डिजिटल मीडिया से आप समझ सकते हैं जो आपका मीडिया है, और डिजिटल मीन्स क्या हो गया कि जब कोई एक आदमी कहीं जाता है, पत्रकार जैसे दूसरे क्षेत्रों में जाता है, वहाँ आपसे सवाल जवाब करता है, वो नहीं डिजिटल मीडिया। ठीक है, डिजिटल जो आप मोबाइल पे टीवी पे वो देखते हैं, उससे रिलेटेड इथिक कोड्स, कोई कोड या कोई रूल है तो आपने सुना होगा भारत के अंदर ही, इसका ऑप्शन भारत आएगा। भारत के अंदर ही पिछले कुछ टाइम से ये विवादों में रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, जो सोशल मीडिया है, उन पे क्या कड़ाई होनी चाहिए, उनको क्या इसके अंडर में लाना चाहिए। इसमें क्या था, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अगर इन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी तो आदमी अपने आप को कहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। पर कुछ चीज़ें थी, जैसे हम सोशल मीडिया और OTT की बात करते हैं। मान लो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं और अगर वो टीवी मोबाइल कुछ ऑन करते हैं तो आजकल कोई भी कंटेंट कैसा भी चल सकता है ना, जो कि उनके लिए उपयुक्त नहीं होता, जो ए कैटेगरी में या एडल्ट्स के लिए जो होता है वो नहीं आता 18+ के लिए। दूसरा, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक पे आपका अकाउंट है, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। वो इन्फॉर्मेशन अगर मान लो फेसबुक काफ़ी कंपनियों को बेच देता है और उन कंपनियों को उसमें से हेल्प मिलती है, वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों पे है, वो इस टाइप की ईमेल आपको भेजेंगे, आपके मोबाइल पे उस टाइप के टेक्स्ट मैसेज आएंगे कि आप ये खरीद लो, ये प्लान ले लो, ये पॉलिसी ले लो। ठीक है ना, वो डाटा को सेल करें एक तरह से और उससे रेवेन्यू आपके डाटा से कमाएंगे, आपको अननेसेसरी नुकसान होगा, आपकी प्राइवेसी भी लीक होगी। अच्छा, एक और चीज़ आते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को लोग गाली देने लग जाते हैं, जो मन में आता है वो कंटेंट उस पर शेयर करने लग जाते हैं, कुछ एंटी जो नेशनल कंटेंट हो सकता है वो भी करने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ISIS वगैरह ये कोई संगठन है, ये लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कंटेंट डालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो भाई एक बहुत बड़ा एक ये एरिया है जिसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उस पर निगरानी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए भारत सरकार ने सोचा कि इस पे कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये भारत में बिजनेस करना है, करें, आज की ज़रूरत भी है, बट उनको हमारे जो रूल, हमारे कानून हैं उनको तो मानना होगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये रूल लेके आए हैं, ये कोड लेके आए हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड। इसमें क्या होगा कि इसमें एक आपका ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। अगर मान लो आपको कोई शिकायत है और आप शिकायत दर्ज कराते हो, कोई सुनने वाला ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीवांस ऑफिसर हो जो एक निश्चित टाइम पे आपकी कंप्लेंट जो आती है उस पर एक्शन ले, उसको रिजोल्यूशन करे, और जो क्या कंप्लेंट आई आपकी और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, ये सारी रिपोर्ट जो बना के मंथली रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को सौंपे। तो एटलीस्ट ये पता चलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ वो इन रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं और डाटा ब्रीच और ये सब चीज़ें कम होंगी। और दूसरे जो शिकायतें हैं आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सोशल मीडिया यूज़ करने से, कोई परेशान भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरह का साइबर क्राइम भी होता है, तो वो कंप्लेंट्स पे एक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप की रिपोर्ट में ये देखिए, फेसबुक ने 15 मई से 15 जून के बीच की अवधि की अपनी पहली मासिक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने लगभग 30 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो ये मोटा मोटा हो गया 3 करोड़, 3 करोड़ सामग्री, सामग्री मतलब कंटेंट जो भी डला हो उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। 3 करोड़ मतलब आप सोच के देखो कितना बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें थी। इसमें क्या है कि इसमें जैसे पेरेंट लॉक लगाना, कि पेरेंट लॉक लगा दें ताकि बच्चे कुछ कंटेंट ना देख पाएँ, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना कि ये 18+ वालों के लिए, 13+, ये 7+, इस टाइप के मैकेनिज़्म वगैरह होने चाहिए, ताकि जो सोशल मीडिया यूज़र जो कि आप हो, आप भी एम्पावर हो, है ना,
ऐसा ना हो कि आपका शोषण ही उस पर होता रहे, आपके पास भी हक हो शिकायतें करने का। और इसके बाद चलते हैं, केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, मूल्य वृद्धि क्या होती है, इन्फ्लेशन, महंगाई अगर हम आसान भाषा में कहें, किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेता होलसेल डीलर हो गए, जो खुदरा रिटेलर हो गए, दुकान वाले या रेडी जो लगाते हैं, मिल के मालिक हो गए, आयात करने वाले, अगर माल हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहा तो बाहर से माल मंगवा रहे हैं, उन सभी पर स्टॉक सीमा लगाई है, भी इतना आप स्टॉक कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। तो किस वस्तु के लिए लगाई है? दूध तो बाहर से आयात होता नहीं है, दूध का स्टॉक भी ज़्यादा आपको पता है किया नहीं जा सकता, खराब हो जाता है। सब्जी भी लंबे टाइम तक स्टॉक में नहीं रहती, खराब हो जाती है। दाल इसमें से अच्छा ऑप्शन हो सकता है और ये बिल्कुल सही भी है। तो दाल के ऊपर, और उसमें से एक मूंग दाल को छोड़कर जितनी भी दालें हैं उसके ऊपर एक सीमा उन्होंने लगा दी, क्योंकि अगर आप स्टॉक बहुत ज़्यादा कर लोगे तो इनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, इसके लिए इन्होंने ये लगाया है। हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज। फ्रेट क्या होता है आपका, जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाते हो तो उसका जो खर्चा आता है, या माल भाड़ा कह सकते हो, ठीक है, माल भाड़ा, किराया, उसको इधर उधर सामान भेजने की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन कह सकते हो आप, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने की कॉस्ट। क्योंकि आजकल देखो ई कॉमर्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे, कभी कोरियर इधर जा रहे हैं, कभी सामान उधर जा रहा है। पहले आप हर चीज़ लेने के लिए दुकान पे जाते थे, आज आप हर चीज़ घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। तो सारे दिन आप देखते हो ना, कोई अलग अलग कंपनी वाले, चाहे पिज़्ज़ा वाले हों, चाहे अमेजन वाले हों, सारे दिन बेचारे घूमते रहते हैं। तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, फ्रेट की काफ़ी कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट आती है तो सामान भी महंगा हो जाता है। तो उस कॉस्ट को कम किया जाए, उसको कम से कम किया जाए, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा हो, उसके अच्छे से रूट्स हों, इलेक्ट्रिक आवागमन हो, जो पार्सल्स हैं उनका। तो इस पे काम चल रहा है, इसी को कहा है फ्रेट स्मार्ट सिटी योजना। ये किस मंत्रालय द्वारा होगी? ये होगी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इस उसी का सब्जेक्ट है ये। केमिकल तो बिल्कुल ही अलग हो गया। और रेलवे जो है, रेलवे फ्रेट को आप नहीं जोड़ सकते इससे। फ्रेट स्मार्ट सिटीज, सिटी के अंदर फ्रेट इधर उधर होता है तो वो रेल के द्वारा नहीं होता है ना, एक सिटी के अंदर जो होता है। हाँ, एक पार्ट है जो रेलवे भी जो सामान है एक देश के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है, पर उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ की चर्चा नहीं हो रही, इसमें हर चीज़ की चर्चा हो रही है जो भी छोटा मोटा सामान सिटी में घूमता है। तो ये सिटी को लेकर है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपका ऑप्शन रहेगा। ये आपका इन्होंने यही कहा है, लॉजिस्टिक की जो लागत है उसको कम करना है। इन्होंने फ्रेट स्मार्ट सिटी से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। पहले 10 शहरों की पहचान की जाएगी और इसे पूरे देश में लॉन्च करने से पहले अगले चरण में 75 शहरों में, पहले 10 शहरों में, फिर 75 सिटीज़ में, फिर पूरे देश में इसको लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, औषधि ड्रग लेबोरेटरी, वो कहाँ वाज आ रखा है तो कहाँ स्थापित की गई थी, कौन से में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। मुझे अगर होता ये क्वेश्चन करना तो मैं हिमाचल प्रदेश ऑप्शन लगाता, मुझे याद नहीं है ये। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन देखी है, उसमें मैन्युफैक्चर्ड देखा, मैंने मैन्युफैक्चर्ड देखा तो फैक्ट्री का नाम होता था, कौन सी फैक्ट्री या कंपनी है, और हिमाचल प्रदेश लिखा होता था। रीज़न मुझे नहीं पता क्यों। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। ये कसौली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये लगाई गई थी इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा, इसके परीक्षण के लिए ये नियंत्रण प्रयोगशाला लगाई गई थी। बट अब ये चर्चा में क्यों आया है, ये तो पहले लगा ली थी। अब 2 और प्रयोगशालाएं लग रही हैं। एक है आपकी पुणे में जो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र संस्थान है, और दूसरा लग रहा है हैदराबाद में, जहाँ पे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ पे भी ड्रग लेबोरेटरी बन रही है। तो एक वो, 2 और ये बन रही है। हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? अब पहली बात तो ये राज्य में स्थित है वो तो छोड़ो, चर्चा में क्यों रही। हम आ जाते हैं गुजरात पे। गुजरात में एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये भी काफ़ी विवादों में रहा था कि काफ़ी लागत लगा के बनाया, इससे फ़ायदा क्या हुआ। अपोजिशन ये कहती थी, सरकार ये कहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनाइट किया पूरे भारत को,
तो क्या हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके लिए नहीं बना सकते? जिन्होंने पूरे भारत को आज इतना बड़ा भारत देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। हर जो संस्थान है वो नेहरू और गांधी के नाम पे तो नहीं बनाए जा सकते, हर मूर्ति उनके नाम पे। तो इन्होंने ये बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कि बाकियों को भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो गुजरात के केवड़िया में है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वहीं पे एक झील है, झील पंचमूली झील। पंचमूली झील ये क्यों चर्चा में रही थी? ये इसलिए चर्चा में रही थी कि यहाँ पे बहुत मगरमच्छ थे, 194 मगरमच्छ, उनको निकाला गया। देखो, इस झील के पास अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने लोग आएंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिस्ट जो होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को वहाँ से हटा के जो बचाव केंद्र हैं मगरमच्छों के लिए, वहाँ पे ले जाया गया है, तो इसलिए चर्चा में थी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बहुत मतलब रेपुटेड नाम है, आप सभी लोग जानते ही हैं, ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये बहुत बड़ा नाम है, टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है, कितने साल का किया है? इन्होंने 2 साल का विस्तार किया है। काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन है ये। इसमें याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक बार जब इनको रीडिंग करोगे ना, हर क्वेश्चन को क्रैम करने की कोशिश मत करो, जस्ट रीड करो। रीड करने से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उसमें लग जाएगा, जो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो ये कब किया था इन्होंने? 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन स्टार्ट किया था। इसका मकसद था भी जो आकाश है, क्षुद्र ग्रह, सितारे, ये सब इनका सर्वेक्षण करना। अब इनका 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 तक चल रहा है 2009 से। अब इन्होंने इसको बढ़ा दिया है 2023 तक, 2 साल का इसमें वृद्धि और की है कार्यकाल में। ये इसकी तस्वीर है। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कोई एयरबेस इनका है नहीं। चाइना में तो आप सोच ही सकते हो, चाइना और इनकी अमेरिका की बनती नहीं है। पाकिस्तान में इनकी सेना कुछ हद तक डिप्लॉय रहती है, इनके ड्रोन चलते रहते हैं। और ये एक रह गया अफगानिस्तान। तो इनका जो सैन्य अभियान है पूरी तरह से, वो कहाँ चलता था? अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था अमेरिका में, जो लादेन ने किया था, अलकायदा संगठन ने, उसमें 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका को बहुत गुस्सा आया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, और उसमें तालिबान भी संगठन है, उसके खिलाफ भी वो अभियान चला रहे थे, और वहाँ पे वो बोले कि हम शांति लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। इसके लिए उन्होंने एयर बेस और अपनी फ़ौज वहाँ पे भेज दी। तालिबान से, अलकायदा से वो लड़ते रहे और 20 साल लड़ने के बाद भी वो तालिबान को वहाँ से ख़त्म कर नहीं पाए। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो वापस जा रहे हैं कि भाई हमसे तो काम ये नहीं हो पाएगा। अब वो वापस जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो युद्ध का मैदान है उसमें शक्ति संतुलन जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ रहेगा या अब तालिबान की तरफ रहेगा? अब तालिबान से ये मतलब जैसे तैसे जा रहे हैं उसको छोड़कर उस हालात में, तो ये तालिबान के फेवर में रहेगा। वहाँ इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में, आंध्र प्रदेश और उसके साथ लगता कोई राज्य है? अब इसमें देखो, असम तो बहुत दूर दराज हो गया, आंध्र प्रदेश के साथ लगेगा नहीं। पंजाब भी बहुत दूर दराज रह गया। तमिलनाडु और तेलंगाना 2 स्टेट हैं जो इसके आसपास हैं। इनमें से आपको एक बताना है, कौन से राज्य के सीमावर्ती जिले, जो बॉर्डर पे जो जिले लगते हों, उसमें तनाव के चलते जल विद्युत परियोजनाएं, जो नदी के ऊपर आपके पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, पानी से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट चलते हैं, उस पर पुलिस बलों को तैनात किया है। इससे हमें एक चीज़ तो लग रही है कि ये वाटर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है। और वाटर डिस्प्यूट आपका तेलंगाना के साथ होगा, क्योंकि तेलंगाना और हैदराबाद 2014 में अलग हुए थे। 2014 में अलग हुए, वहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, जो चौथी सबसे बड़ी नदी है, जो पानी का इनफ्लो है ना, पानी जो आता है उसमें, उसके मामले में चौथी। पहले पे आपकी गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे ब्रह्मपुत्र और चौथे पे कृष्णा नदी।
ये कृष्णा नदी कहाँ से चलती है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के आसपास से ये निकलती है और ये निकलती हुई फिर कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक से फिर ये तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना से फिर ये आंध्र प्रदेश में जाती है और फिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ये नदी जाती है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक तक तो ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2014 में इनका डिवीजन हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में। 2014 में जब इसका डिवीजन हुआ तो इनके बीच में बहुत सारे संसाधन जो होते हैं उनका बंटवारा भी होता है। जैसे राजधानी आंध्र प्रदेश की थी, वो तेलंगाना की हो गई बाद में। वैसे ही जो पानी का बंटवारा था कृष्णा नदी का, वो इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 66-34 के रेशो में दे दिया कि आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पानी मिलेगा, तेलंगाना को कम मिलेगा। अब तेलंगाना के अंदर से नदी आती है, ये पहले तेलंगाना आता है फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो तेलंगाना इस पे जगह जगह पावर प्रोजेक्ट चला रहा है। उससे ऑब्जेक्शन है आंध्र प्रदेश को कि उससे पानी वेस्ट हो रहा है और वेस्ट पानी आ रहा है। तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शंस लगाए, पर तेलंगाना ने इसको नहीं माना कि ऐसा कोई समझौता हमारे बीच में नहीं हुआ था कि पानी जो है उस पर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ऐसा समझौते में नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने अब वो विवाद और बढ़ता जा रहा है। वो पावर प्रोजेक्ट तो बंद कर ही नहीं रहे, वो उल्टा ये और कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम 50% पानी यूज करेंगे, इसका नदी का आधा हम यूज करेंगे, आधा आंध्र प्रदेश करेगा, ना कि हम 34% करेंगे। तो वो विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्टर चल रहे हैं ना, जल विद्युत परियोजना, वहाँ पे पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इवन प्रधानमंत्री को भी लिखा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने, और CISF की टुकड़ियां वहां पे तैनात करने को भी कहा है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। 23 जुलाई को क्या हो रहा है, टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, जो 2020 में होना था, कोरोना के चलते कैंसिल हो गया। इसमें भारतीय दल के, भारत की जो टीम जाएगी, ओलंपिक के खिलाड़ी जाएंगे, उसमें ध्वज लेके जो चलेंगे, उसमें किसे चुना गया है? इसमें 2-2 के नाम है, इसका मतलब 2 खिलाड़ी होंगे। तो अजय ठाकुर, माना पटेल, बुला चौधरी, मिहिर सेन। इसके बाद कौन से हैं हमारे पास? सानिया मिर्जा, सुनील छेत्री, MC मैरीकॉम, मनप्रीत सिंह। ये हैं, ये MC मैरीकॉम हैं, ये मनप्रीत सिंह है। इन पे एक मूवी भी बन चुकी है MC मैरीकॉम पे, उसमें किरदार इनका शायद प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरीकॉम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है मुक्केबाजी में, और कितनी बार की? 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत बड़ी बात है। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। ये टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं। जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें भारत के ध्वजवाहक ये दोनों होंगे। जब इसका समापन होगा, यानी कि खत्म होगा जब ओलंपिक 8 अगस्त को, तब समापन समारोह में कौन होंगे ध्वजवाहक? तब होंगे पहलवान बजरंग पूनिया, जो कि पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। तो ओलंपिक का इंतजार रहेगा हमें। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान, भी मौसम का पहले से अनुमान लगा लें, मौसम कैसा होने वाला है, एक नया उपग्रह है FY3E ये लॉन्च किया है। कौन सा देश है इसमें? इसमें है चाइना ने ये लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है कि जो पूर्वानुमान क्षमता है इसको बढ़ाना है, कि हम और बेहतर इसका अनुमान लगा पाए मौसम का। विश्व के बर्फ के ढके हिस्से होते हैं, वहाँ पे समुद्र की सतह का तापमान, उसकी भी निगरानी करना। और ये 8 साल तक सेवा देगा, ये उपग्रह काम करेगा। अब चाइना हमारा पड़ोसी है, हम दूसरे पड़ोसी श्रीलंका पे आ जाते हैं। श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड, और क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, बल्लेबाज है भानुका राजपक्षे, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? बोले कि अनुबंध का उल्लंघन किया है। तो कितने $1000 का उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, ये हम जुर्माना लगाया है। भानुका राजपक्षे स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा था, श्रीलंका की टीम चुनी जानी थी, और उसमें उन्होंने क्या किया, ये भानुका राजपक्षे जो खिलाड़ी था इसको नहीं चुना। और रीज़न क्या दिया कि आपका फिटनेस इशू है। जैसे भारत में भी महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर विवाद चला था, रोहित शर्मा के ऊपर विवाद चला था, और ऐसे ही इसमें भी विवाद चला। भानुका राजपक्षे को नहीं लिया तो हर आदमी की अलग अलग राय होती है, और कुछ एक्सप्रेस भी करते हैं। पर इन्होंने क्या किया, खुद ही राय एक्सप्रेस की। इन्होंने क्या किया, एक चैनल को यूट्यूब इंटरव्यू में, जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसके खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी।
हर किसी के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, उसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने आईपीएल में क्या किया था, उन्होंने जब उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं लिया, तुरंत उन्होंने कुछ मिनट बाद ही टीम अनाउंस होने के बाद उन्होंने अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। वो चोटिल थे, अगले मैच में वो खेले, बहुत अच्छे रन उन्होंने बनाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट आलोचना करनी शुरू कर दी। तो गाली गलौज कुछ पता नहीं कितना ज़्यादा ही कुछ इनकी बुराई कर दी होगी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की। अब आपको पता है क्रिकेट बोर्ड तो सिर्फ तारीफ़ें ही कबूल करता है ना, क्रिटिसिज्म तो कबूल करता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस पर जुर्माना लगा दिया, $5,000 का जुर्माना लगा दिया। 1 साल तक आप खेल नहीं पाओगे, 2 साल के लिए निलंबित भी कर दिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। तो ये इसका मामला था। ये बेचारे खिलाड़ी हैं, आप देख रहे हो, हल्के फुल्के मोटे तो लग रहे हैं फोटो में। इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? ओली रॉबिन्सन, ये तो अभी डेब्यू किया है इन्होंने 2021 में ही इंग्लैंड की टीम में। ये तो युवा खिलाड़ी हैं। हैरी गुरने, ये पूर्व खिलाड़ी हैं, कुछ टाइम, थोड़ा टाइम ये खेले थे। स्टुअर्ट ब्रॉड, ये बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं। युवराज ने इनको 6 छक्के मारे थे, आपको अगर ध्यान हो तो 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे थे एक ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड के। पर ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने बहुत विकेट लिए हैं, 400 से ज़्यादा विकेट टेस्ट क्रिकेट में इनके हैं। जेम्स एंडरसन, इनके 500 प्लस टेस्ट में विकेट हैं। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं। तो ये सबसे सीनियर इस टाइम बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के। और स्विंग के मामले में ये बहुत आउट स्विंगर जो इनकी खास है, इन्होंने 2014 में विराट कोहली को बहुत परेशान किया था। आउट स्विंगर जो बॉल पड़ के ऑफ की तरफ निकल के चली जाती है, उस पर बार बार वो मतलब अपना बैट लगा के आउट हो रहे थे विराट कोहली, काफ़ी उनको परेशान किया था। जेम्स एंडरसन की ये फोटो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों में साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा क्या होती है? जो आपका इंटरनेट है, इसके माध्यम से आपके वायरस अटैक भी होते हैं, डाटा लीक भी हो जाता है, तो इसकी सुरक्षा करनी, डाटा की सुरक्षा करनी ना। ऐसा नहीं कि बैंक की गार्ड लगा दो आगे सुरक्षा, वो वाली सुरक्षा नहीं है, साइबर सुरक्षा है। तो उससे जुड़े निर्देश, मतलब गाइडलाइन होती है कि आपको इन नियमों का पालन करना है। वो पालन अगर कोई नहीं करता है तो ये क्या करेगा भाई आरबीआई, है ना, डांट तो लगाएगा ही। तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? उन्होंने जुर्माना लगा दिया। वो पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना इन्होंने लगाया है। इसके बाद चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के थोड़े दिन पहले ही इनमें शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार, फिर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार, ऐसा अस्थिरता वाला ये पिछला रहा है टाइम। तो शिवराज सिंह चौहान तो है आपके मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य, ये कौन है? केशव प्रसाद मौर्य ये आपके डिप्टी सीएम हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ योगी को जानते हो। सीएम तो योगी हैं और डिप्टी सीएम यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं इस टाइम, मध्य प्रदेश के गवर्नर। और आनंदीबेन पटेल कौन है? ये है यूपी की गवर्नर। आनंदीबेन पटेल का नाम आपने पहले सुना होगा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और वो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उन्होंने सीएम किसको बनाया? सीएम आनंदीबेन पटेल को ही बनाया था उन्होंने। और आनंदीबेन पटेल जो थी वो फर्स्ट फीमेल सीएम थी, गुजरात की फर्स्ट फीमेल सीएम। उससे पहले सारे आदमी ही थे जो वहाँ पे थे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके ये कुछ उन्होंने और दे रखे हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये मिजोरम के, झारखंड के ये थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के राज्यपाल। ये कुछ राज्यपालों की सूची है। थोड़ा थोड़ा आप इनको पढ़ सकते हैं, क्रैम की कोई बात नहीं। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद हम मैथ की क्लास को करेंगे।